अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। कराची के मसाइल पर एक नया तनाज़ा सर उठा चुका है, जो कहने को तो नया नहीं, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पर तनकीद और खुसूसन कराची के मसाइल पर होने वाली बहस के नतीजे में एक बार फिर वफाक की जानिब से इशारे दिए जा रहे हैं कि कराची के इंतजामी मामला पर कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं, जिसका पहला इंदिया गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, जहां उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वफाक मुख्तलिफ आइनी ऑप्शन पर गौर कर रहा है, कराची को मौजूदा हालात में नहीं छोड़ा जा सकता। जिसके बाद गुज़श्ता रोज ही जियो न्यूज़ के मेज़बान शाहजेब खानज़ादा से बात करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस बात का एतराफ़ किया कि वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए एक फ्रेमवर्क बना रही है, जिसमें सिंध हुकूमत समेत कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। कितने फोन मुझे आते हैं कि जी गवर्नर आज का पक्का हो गया, अब सुना कब लगा रहे हैं, बताएं आप हमें तो बता दें। उस तरह की तो लोग बातें करते हैं, बट आई टेल यू कि ऐसी कोई चीज नथिंग इज ऑन द कार्ड। लेकिन ये कराची को अब अकेला नहीं छोड़ सकते। कराची को इस तरह रुलता पिसता और ये पिटता कराची अब नहीं आगे चल सकता। बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये बन भी जाएगा। सिंध हुकूमत भी इसमें शामिल होगी, वफाकी हुकूमत भी इसमें शामिल होगी, कराची के वो स्टेक होल्डर्स जो कराची में पहले रहे हैं या वो स्टेक होल्डर्स जो कराची में सियासत करते हैं वो सारे उसके अंदर शामिल होंगे इंशाल्लाह और मिल के इसको निकालेंगे। अगर ये नहीं हो सका तो फिर हमारे पास मेरा ख्याल है कोई स्टर्न एक्शन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। 149(4) को इम्पोज किया जा सकता है या उसको कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्शन ऐसे देखे जा सकते हैं कि जिसके अंदर कराची की बेहतरी ज्यादा तेजी से मुमकिन हो सके। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा एक्शन ले जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को कहा है कि वो जाके नाले साफ करें, उस तरह की कोई चीज हो। लेकिन बेहतर यह है कि अगर हम मिलजुल के कोई इसका हल निकाल लें तो वो बहुत अच्छा है। गवर्नर राज नहीं लगा रहे, कराची को टेक ओवर भी नहीं कर रहे। गवर्नर सिंध कह रहे हैं कि लेकिन साथ में फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये फ्रेमवर्क ना चल सका तो सख्त एक्शन लेंगे। यानी अभी भी विफाक वाज़े तौर पर ये नहीं बता रहा कि कराची में क्या करने जा रहे हैं। जिसके बाद बिलावल भुट्टो की जानिब से इल्ज़ाम आज लगाया गया कि वफाकी हुकूमत कराची पर कब्जा करना चाहती है और अगर ऐसा किया गया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर ये रेजीम, ये हुकूमत, पीटीआई वाले सिंध का कैपिटल को कब्जा करना चाहते हैं, हमें कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा। और अगर खुदा न खास्ता इन गैर आईनी कब्जे को किसी न किसी तरीके से अदालती कवर दी जाएगी तो फिर एक जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, बहुत ही बड़ा हमला था और ये एक बार फिर इस धरती पे एक हमला होगा जो कि हमारे लिए बिल्कुल कबूल नहीं होगा। ये मामला आज का नहीं, गुज़श्ता बरस भी ये बात हुई। कभी गवर्नर राज की अफवाह उड़ी, कभी आर्टिकल 149 की बात हुई, कमेटियां बनाई गई, लेकिन इन कमेटियों से कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ और मामला सियासी बयानबाजी की नजर हुआ। जिसके बाद वफाकी हुकूमत को वजाहतें देनी पड़ी कि वो कोई नया सूबा भी नहीं बनाने जा रहे। जो कमेटी है उसने चीज़ों को फाइनल करना है। जब तक कमेटी कोई किसी चीज़ को फाइनल नहीं करती तो वो तो कोई उस पर ज़िद बहस की तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लोग 149 में कोई ऐसी चीज़ पढ़ें जो उसमें लिखी नहीं है तो फिर उन अच्छे लोग हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। 149(4) किसी सूबे बनाने की बात नहीं करता। अहम बात यह है कि आज गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की जानिब से जो है वो आज वजीर आज़म से उनसे मुलाकात हुई, जिसमें कराची के मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई और इमरान खान ने कहा कि उन्हें कराची के अवाम की मुश्किलात का एहसास है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार वफाकी हुकूमत कराची के मामले पर संजीदगी से कुछ फैसले करने जा रही है या फिर उनका वाहिद मकसद पीपल्स पार्टी को निशाना बनाना है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि वफाक ऐलानात तो करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं करता। और अब अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से यह मुतालबा किया गया है कि उनके बयान की वजाहत की जाए, अटॉर्नी जनरल को पार्लियामान में तलब किया जाए,
पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी ने मुतालबा किया कि बताया जाए कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म की क्या गुफ्तगू हुई जिसे खुफिया रखा जा रहा है। ये मुतालबा और ये तनाज़ा एक ऐसे वक्त में सामने आया नाज़रीन जब कराची में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत को जो है वो शहर में नालों की सफाई पर तनकीद का सामना करना पड़ा और सिंध हुकूमत की जानिब से NDMA से नालों की सफाई का काम वापस लेकर सूबाई हुकूमत को देने का मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। ये बात जो है क्यों की जा रही है, क्या कराची पर बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं और क्या सिंध हुकूमत और विफाक में इस मामले पर कोई मुशावरत हुई है या नहीं। MQM पाकिस्तान कराची की एक दूसरी बड़ी स्टेक होल्डर जमात है और उसका इन तमाम मामलात पर क्या मौक़िफ़ है, इसी पर तफसीली बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह साहिबा मौजूद हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। नफीसा शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मामलात इस तरह लग रहा है कि फिर बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं कराची को लेकर। ऑल्दो गवर्नर सिंध तो ये कह चुके हैं, कल ही उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि गवर्नर राज का कोई जो है कार्ड्स पे नहीं है, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो फ्रेमवर्क कराची के लिए बनाया जाएगा जिसमें सिंध गवर्नमेंट समेत सारे स्टेक होल्डर शामिल होंगे, अगर उस पर अमल ना हो सका तो फिर दूसरी तरफ मतलब सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। तो क्या ये कराची संभाला नहीं जा रहा सिंध गवर्नमेंट से? क्या वजह है कि गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं और डिफरेंट फ्रेमवर्क की भी बातें हो रही हैं? देखिए, बहुत अफसोसनाक बात है कि ऐसी किसी और सूबे के हवाले से बात नहीं होती। डिसफंक्शनैलिटी हो या वायलेंस हो, ये तो हर या कोई नेचुरल कैलामिटी हो, ये तो हर सूबों में मुख्तलिफ औकात पर ये आते रहे हैं। एक बारिश अगर आई है तो वो तो चारों सूबों में आई है, जहां कहां हर सूबे का कैपिटल जो है वो मुतासर हुआ है। तो सिर्फ सिंध की बात क्यों है? हमें तो ये तासुर लगता है कि क्योंकि सिंध जो है इस वक्त वफाक के लिए सोने की चिड़िया है। अगर कराची से बीइंग अ पोर्ट सिटी बहुत ज्यादा जो आमदन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वफाक को जो जाता है वो कराची से जाता है। और इसके अलावा जो सिंध जो है ईंधन, आपकी गैस रिसोर्सेज जो है 70% वो आपका सिंध देता है। तो जब इतने रिसोर्सेज हो तो लगता है कि दैट पावर्स दैट बी, स्पेशली इस वक्त जो सिलेक्टेड हुकूमत है, जिनको न वफाक का कोई एहसास है, न आइन का कोई एहसास है, न कवानीन और पार्लियामेंट का कोई एहसास है, वो चाहते हैं कि वो बाकी सूबों में तो वो कॉलोनी की तरह चला रहे हैं खान साहब, वो चाहते हैं कि सिंध को भी कॉलोनी की तरह करें। और सिंध जो है इस वक्त वफाक का वो सूबा है जो वफाकियत का केस लड़ रहा है। तो ये तो एक साजिश दिखती है। और जब सिंध हुकूमत बार बार कह रही है कि भाई NDMA जो है वो 3 नाले साफ कर रही है, हम जो है वो 35 नाले साफ कर रहे हैं। और ये भी आप प्लीज डोंट फॉरगेट कि इस वक्त कोविड का बहुत बड़ा, क्योंकि कराची में बहुत कंसंट्रेशन इसलिए हुई कि यहाँ पर बहुत बड़ी कच्ची आबादी है, इसी तरह लाहौर में भी कंसंट्रेशन हुई, लेकिन इन्होंने सिंध ने उस इशू के ऊपर फोकस किया। तो यू हैव टू गिव दैट स्पेस कि भाई अगर आपका जो है अगर थोड़ी बहुत उसमें डिले हुई है उसका एक वैलिड रीजन है। और यही सवालात जो है ये क्यों नहीं आप ये क्यों नहीं कहते कि लाहौर को जी अलग करें पंजाब से, ये क्यों नहीं कहते आप पेशावर को अलग करें, ये क्यों नहीं कहते आप क्वेटा को अलग करें? ये क्या इन्होंने तमाशा और नए किस्म की उल्टी। अच्छा नफीसा साहब, यहाँ पर देखिए कतई कलामी की माफी, ठीक है, हम समझते हैं कि ये वफाकियत पर हमला है और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ठीक, अच्छा देखिए ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन देखिए अगर कराची को देखें तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट MQM की है, 14 MNAs बिलोंग टू द PTI, फिर वहाँ पर सूबाई हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है। इख्तियारात पे भी जब भी बारिश होती है या नदी नालों की बात होती है, ब्लॉकेज आ जाती है कि इलेक्ट्रिक के मसाइल होते हैं, एक कहता है मेरे पास ये इख्तियार नहीं है, दूसरा कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो अगर सिर्फ फ्रेमवर्क की बात की जाए नफीसा जी, जो कि विफाकी हुकूमत कह रही है कि फ्रेमवर्क, और उसमें वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, तो अगर एक फ्रेमवर्क ऐसा बन जाए जिसके तहत कराची के अवाम को थोड़ा बहुत सुकून मिल जाए, तो उसमें हर्ज तो नहीं होनी चाहिए कुछ? देखिए बिल्कुल गलत हिकमत अमली है अपना। अगर इनको कुछ टेक ओवर करना है तो के इलेक्ट्रिक को करें। के इलेक्ट्रिक की जो नाकामियां हैं वो बाकी आप सिंध हुकूमत पर क्यों डाल रहे हैं? के इलेक्ट्रिक संभाले वफाकी हुकूमत जिसका 25% शेयर है।
तो ये क्या तरीका है? वफाक से वफाक नहीं चल रहा, वफाक से जिन्ना अस्पताल नहीं चल रहा था। अभी लेके दिखाएं जिन्ना अस्पताल और चला के दिखाएं उसको। जो एक अस्पताल नहीं चला सकते सिंध में, वो क्या आपको कराची चलाएंगे? और आप सोल्यूशन कोई और तलाश करने वाला हो। ये सोल्यूशन नहीं है, ये सिंध के साथ नाइंसाफी है और ये वफाक के साथ और मुल्क के साथ नाइंसाफी है जो आप करने जा रहे हैं। तो नफीसा जी, ये देखिए, आपका पीपल्स पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वहां पर की बात कर रहे हैं, मुझे एक स्टेक होल्डर बता दे, एक सियासी पार्टी, क्या पीएमएलएन ने भी ये बात की है? क्या पीटीआई, इनको सिंध में सियासत अगर करनी है तो दे डेयर नॉट टॉक अबाउट दिस। एक तो इसका कोई कानूनी जवाब नहीं है, इसका कोई आईनी जवाब नहीं है, और ये फसाद की जड़ बनेगा इस किस्म की बातें कर। तो नफीसा जी, जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6-7 दिनों से समाअत हो रही है और चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क सामने आ रहे हैं वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें ना सिर्फ वफाकी हुकूमत पर बल्कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को कराची को लेकर। तो उनके जो रिमार्क्स हैं उस पर फिर वो तो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो तो कराची के अवाम की बात कर रहे हैं वहां बैठ के। पहले तो मैं वफाक की अहलियत को इसलिए चैलेंज करूंगी कि आज तक वफाक ने कराची के लिए दिया क्या है? या कराची को छोड़ें, हमारे दूसरे जिलों में क्या दिया है उन्होंने? वफाक ने सखर में क्या दिया है, मीरपुर खास में क्या दिया है, हैदराबाद में क्या दिया है? क्या संभालेंगे वो? उनके पास मैकेनिज्म क्या है? उनके पास स्टाफ कौन सा है? तो ये अजीबोगरीब ये बातें कर रहे हैं। अपना वफाक नहीं संभल रहा, वफाक के जो ड्यूटीज हैं वो नहीं संभल रहे, और आए रुख उन्होंने इधर सिंध की तरफ किया है। तो नफीसा जी, ये फ्रेमवर्क जिसकी गवर्नर सिंध बात कर रहे हैं या वफाक बात कर रही है, ये आउटराइट आप लोग रिजेक्ट कर? इस पास कोई मैंडेट नहीं है ऐसी बात करने का। वो एक सिंबॉलिक हेड है, वफाक का रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर वो आइन शिकनी करेंगे तो देन ही विल बी कंसिडर्ड अ ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। नहीं, खैर ये तो बड़ा एक आपने बड़ा वर्ड यूज कर लिया जो ऑन एयर हमें नहीं यूज करना चाहिए। ना पीपल्स पार्टी के बारे में ये अल्फाज हम बर्दाश्त करेंगे, ना किसी और के बारे में। कौन से? अब आपने कहा ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान, तो ये थोड़ा सा वो ऐसा वर्ड है कि थोड़ा सा हैवी लोडेड वर्ड है। आप सिंध को तोड़ने की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं गद्दारी नहीं है। कमाल है, आपके कोई घर को तोड़े आपको कैसे लगेगा? नहीं नफीसा जी, देखें, वो तो फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे कि हम तोड़ने जा रहे हैं ना। वो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। आप चाहते हैं बलूचिस्तान के बाद सिविल वॉर शुरू हो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नहीं, फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं ना, वो तो आपको ये नहीं कह रहे कि हम कराची को अलग कर रहे हैं या गवर्नर राज लगा रहे हैं। वफाक ने आज तक वफाक का प्ले किया रोल। सीसीआई मीटिंग बुलाई है, एनएफसी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बुलाई है। नफीसा शाह साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर खान साहब, पीपल्स पार्टी तो बड़े गुस्से में लग रही है। नफीसा शाह साहिबा की भी गुफ्तगू जो है वो काफ़ी ऐसी थी कि मतलब बिल्कुल वो सिंध पर हमला होगा अगर वफाक ने कुछ ऐसा किया। अब आपसे सुनना चाहेंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है सिंध की भी और फिर खुसूसन कराची की भी। वफाक ये कह रहा है हमने गवर्नर राज नहीं लगाना, एक मैकेनिज्म, एक फ्रेमवर्क बनाना है कि कराची के मामला को सॉर्ट आउट किया जाए। उसमें एमक्यूएम से भी बात होगी, सिंध हुकूमत से भी बात होगी। सिंध कह रहा है कि नहीं जी, इनका मतलब अंदर कुछ और करना चाह रहे हैं, ये सिंध पर हमला करना चाह रहे हैं, टेक ओवर करना चाह रहे हैं। आदिल, बात यह है कि पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के अंदर तो कोई तब्दीली का आप सोचना ही छोड़ दीजिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो कभी भी, सिंध के शहरी इलाके तो आप एक तरफ रख दीजिए, वो तो अपने देहात को भी बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। उनका तो मकसद और मंशा ही कुछ और नज़र आता है। अच्छा, अब आजकल एक बहस चली हुई है कि कराची को वफाक अपने कंट्रोल में ले ले। मेरा कहना यह है कि कराची के मसले को जब तक कोई समझने की कोशिश नहीं करेगा, ये इस तरह के जो आर्जी हल पेश किए जाते हैं कि सूबा अपने कंट्रोल में ले ले, वफाक अपने कंट्रोल में ले ले, इससे मसले का हल नहीं होगा। कराची वो शहर है जिसके अंदर तकरीबन 19 अथॉरिटीज़ काम करती हैं। यहाँ पर MDA अलग है, KDA अलग है, यहाँ पर LDA अलग है, वाटर बोर्ड,
पता नहीं कितनी है, और 6 बनाए हुए 19 इदारे हैं या अथॉरिटीज़ हैं जो शहर के अंदर काम कर रही हैं। जब तक कराची को इख्तियारात और वसाइल नहीं दिए जाएंगे, पाकिस्तान को 2000 अरब रुपए ये शहर कमा के दे, सिंध को 300 अरब रुपए कमा के दे, और जवाब में सिंध हुकूमत सिर्फ 3 अरब रुपए डेवलपमेंट के ऊपर रखे, तो इससे कैसे शहर की तरक्की हो सकती है या यहाँ की तकदीर बदल सकती है। अब मैं आता हूँ कि अगर सूबे और ये वफाक के इस लड़ाई के अंदर के क्या किसके कंट्रोल में होना चाहिए, हम सूबे के कंट्रोल से निकलेंगे तो वफाक के चक्कर लगाते रहेंगे, फिर हमें इस्लामाबाद अपने मसाइल के हल के लिए भागते रहना पड़ेगा। मसला इस तरह हल नहीं होगा। कराची को सही गिना नहीं जाता, यहाँ की आबादी को आधा गिना जाता है, वसाइल भी उतने ही मिलते हैं। वाहिद हल ये है इस शहर की तकदीर को बदलने का कि आप आइन के आर्टिकल 294 की शिक को ख़त्म कीजिए, ताकि ये जो सूबे के ऊपर मसला आता है और सूबे सिंध की हुकूमत ख़ास तौर से इस पर ब्लैकमेलिंग करती है, यानी जब तक इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी तो पाकिस्तान में तो कोई सूबा कभी बन ही नहीं सकता। अच्छा खान साहब देखिए, एक यहाँ पे कतई कलामी की माफी, ठीक और फिर सूबा बनाइए। ठीक है, अच्छा सूबा आप कह रहे हैं कराची को बनाया जाए, लेकिन अगर मैं आपसे बिल्कुल सीधा साधा सवाल पूछूं कि अगर विफाक की जानिब से गवर्नर राज लगाया गया या कुछ इस तरह से किया गया, तो बतौर इत्तेहादी जमात आप क्या करेंगे? आप तो बातों से तो यही लग रहा है कि आप नहीं चाहते कि कुछ इस तरह का इकदाम हो सिंध में। देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि ये जितने भी तजुर्बात आप कर लें कि गवर्नर राज लगा लें या कोई और वफाक टेक ओवर कर ले, जो भी आइन के अंदर जिसकी गुंजाइश मौजूद है उस तरीके के ऊपर अमल किया जाए। अच्छा, जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर तो रहते हुए कभी भी कोई बेहतरी आ नहीं सकती। हमने यही देखा है पाकिस्तान की तारीख में कि जब वफाक कोई फैसला कर लेता है, यानी आप जब सेनेट के अंदर चेयरमैन लाना चाहें तो आप ले आते हैं, कोई मसला थोड़ी होता है, उसके लिए सारी वर्किंग हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब बयान दे चुके हैं कि कराची को सूबा होना चाहिए। अगर आप 2/3 की मेजॉरिटी से वफाक सूबों के लिए कोई करारदाद या कोई भी अमेंडमेंट लेके आता है और उसके ऊपर 2/3 अक्सरियत चाहिए, वफाक फैसला कर लेगा, 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, सब हो जाता है ये इस मुल्क के अंदर। आप फैसला करिए कि कराची को बेहतर करना है, कराची बेहतर होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची जितनी बदहाली का शिकार है इसका तस्वुर नहीं है, कराची से बाहर रहने वाले लोगों को अंदाजा नहीं है यहाँ पर कितनी तबाही हो चुकी है। यहाँ पर अभी बारिशों की वजह से NDMA के जरिए जो है नाले साफ करने की वर्किंग हो रही है। भाई मसला नहीं है ये, नाले साफ करेंगे 2 महीने के बाद फिर भरे हुए होंगे। जब तक आप पूरे इख्तियारात देकर वसाइल नहीं देंगे, फंड्स नहीं देंगे, और ये ऐसे कोई देगा नहीं। मैं तो इस बात पे बिल्कुल कायल हूं कि कोई इसके ऊपर अमल नहीं करेगा। सीधा सा हल है कि आप कराची को बाइख्तियार कीजिए, आइन के आर्टिकल 239(4) को ख़त्म कीजिए और सूबा बनाइए, और पूरे पाकिस्तान में बनाइए, सिर्फ कराची नहीं, मैं कह रहा पूरे पाकिस्तान के अंदर सूबों का इजाफा कीजिए। ये तो खान साहब देखिए, डिबेट जो है ये MQM का एक बड़ा उसूली मौक़िफ़ रहा है, आपका एक मुतालबा रहा है, लेकिन ये तो फिर अगर सूबे बनाने चले गए तो फिर मामला कहीं और निकल जाएगा। लेकिन गवर्नर राज अगर विफाक ने लगाया तो MQM उसकी हिमायत करेगी? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि गवर्नर राज लगा या कोई भी तरीका लगा लें, ये आइन के मुताबिक नहीं है, ना ये मुनासिब होगा, ना इससे मसले का हल होगा। इससे ना कराची की तकदीर बदलेगी ना सिंध की तकदीर बदलेगी। फैसला करें कराची को और पूरे पाकिस्तान को सही डगर के ऊपर लेके जाना है तो आप फैसला कीजिए, ये तब्दीलियां कीजिए, पाकिस्तान के अंदर सूबों का इजाफा कीजिए। और MQM ने तो, ये MQM का मुतालबा नहीं है, MQM ने तो अपने जलसे के अंदर करारदाद अवाम के सामने रखी है और अवाम ने ये करारदाद पास करी है। ये तो अवाम का मुतालबा है, कराची के एक फर्द का मुतालबा है कि अब कराची को सूबा बना देना चाहिए। ठीक, अच्छा आमिर खान साहब ये बताइए, वसाइल की आपने बात की, इस वक्त 14 MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। विफाकी काबीना में 4 वज़रा जो हैं उनका ताल्लुक कराची से है। ऑल्दो फ़रोग नसीम साहब को MQM उस तरह से ऑन नहीं करती जिस तरह अमीनुल हक साहब को करेगी, लेकिन फैसल वाडा हैं, अली जैदी हैं, फिर और फिर पीपल्स पार्टी की वहाँ पर सूबे में हुकूमत है, डिस्ट्रिक्ट हुकूमत वहाँ पर आपकी है। तो ये तीनों जमातें जो हैं, वसाइल और इख्तियारात की बात हो तो या थोड़ा बहुत चंक आपके पास होगा, थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी के पास होगा, थोड़ा बहुत विफाक के पास होगा, वसाइल भी मौजूद हैं, इख्तियारात भी सबके
के पास है। ये लड़ाई इख्तियारात और वसाइल की लड़ाई लग रही है जिसमें कराची के अवाम पिस रहे हैं। आदिल, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये कोई लड़ाई नहीं है। 18वीं तरमीम के अंदर आर्टिकल 140A मौजूद है जिसके ऊपर अमल दरामद करना है। उसके ऊपर ये अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। यानी सूबा जो है वो सारे इख्तियारात के ऊपर काबिज होकर बैठ गया है। वफाक से सारी चीज़ें ले ली गई हैं। 18वीं तरमीम के अंदर सारे इख्तियारात जो है वो अब सूबों को मुंतकिल हो गए। सूबे वो इख्तियारात नीचे लोकल बॉडीज़ की सतह पर तीसरी लेयर तक पहुँचाने को तैयार नहीं, वो इख्तियारात देने को तैयार नहीं है। पहले वफाक काबिज था, अब सूबे काबिज हैं, यानी 4 रियासतें अलग बनी हुई हैं। तो आइन के आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कर दिया जाए तो फिर ये इख्तियारात उनको खुद ब खुद मुंतकिल हो जाएंगे। उनका इख्तियार होगा तो वो अपने शहर के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। ना सिर्फ कराची बल्कि लाड़काना का मेयर लाड़काना में कर रहा होगा, सक्खर का मेयर सक्खर में कर रहा होगा, हैदराबाद का मेयर हैदराबाद में कर रहा होगा। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत या सिंध हुकूमत ये इख्तियारात सल्ब करके बैठी हुई है, कब्जा करके बैठी हुई है, देने को तैयार नहीं है। नंबर्स के ऊपर जो है ना घुमाते रहते हैं बैठ के इतने पैसे इसको दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आइन के ये 18वीं तरमीम के अंदर जो इख्तियारात हैं वो ये दे दें। हम तो इसके ऊपर अदालत के अंदर गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि भाई 140A को जो है वो उसकी तशरीह कर दें और सिंध गवर्नमेंट को पाबंद करें। 4 साल से तो वो हमारी पिटीशन जो है वो अदालत के अंदर सिसक रही है, इंतजार कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई फैसला हो सके। ठीक, आमिर खान साहब ये बताइएगा, एक एतराज़ इस वक्त ये भी हो रहा है कि विफाक और बाकी सूबे कंट्रोल नहीं हो रहे तो कराची में जाके इस तरह से मुदाखलत करना, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के पास मैंडेट तो है 5 साल का, तो अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है और खुसूसन MQM की जानिब से भी हमें पता है कि आप भी तहरीक इंसाफ की बतौर इत्तेहादी जमात कारकर्दगी से खुश नहीं है व्हेन इट कम्स टू कराची, यहाँ पे आके धरने दिए गए, तो ऐसा कोई नया एडवेंचर जो मिस एडवेंचर में तब्दील हो जाए और कराची को फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाए तो MQM कहां खड़ी होगी? आदिल देखें, हम PTI के इत्तेहादी हैं और हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई काम हो या हुकूमत डिसेबल हो, हुकूमत गिरे, हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। हम PTI के साथ हैं, खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि PTI के अपने जो यहाँ से मुंतखब हुए हुए लोग हैं वो भी चाहते हैं कि इस शहर के अंदर कोई बेहतरी आए। मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि 18वीं तरमीम के अंदर जो इख्तियारात 140A के तहत नीचे मुंतकिल करने थे वो करने को तैयार नहीं है। तो एक परेशान कुन सूरत हाल है, माशी सूरत हाल ख़राब है, मुल्क के अंदर एक बेचैनी है, लेकिन एक हुकूमत आई है, एक तब्दीली जिसको आप तब्दीली कहते हैं वो तब्दीली आई है, उसको मेरा ख्याल है कि मौका देना चाहिए कि वो कुछ बेहतरी ला सकें। 2 साल का 2.5 साल का अरसा गुजर रहा है, अब इनके पास थोड़ा वक्त है, इनको भी चाहिए। हाँ, हम भी इनकी बहुत सारे वादे हैं, जिस तरह हमसे इन्होंने 1 अरब रुपए देने का वादा किया, फिर उसके बाद 6 अरब देने की बात की कि भाई कराची के लिए पैकेज में देंगे, वो 6 अरब अभी तक तो आए नहीं है। नया बजट आ गया है, नए बजट के अंदर भी 18 अरब रुपए रखने का कहा गया था, वो 18 अरब रुपए भी अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर है कि हमारी बेचैनी भी है, हमें भी अपने अवाम को जवाब देना है, अपने अवाम के सामने जाना है। अब आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हमें उनके सामने जाना है। तो वफाक की तरफ से भी जो वादे किए गए थे वो भी हमें पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इससे यकीनन हमारे अंदर भी एक थोड़ी सी बेचैनी पाई जाती है। ठीक, आमिर खान साहब, थैंक यू सो जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने कराची के हालात पर तफसीली जिस तरह हमने उनसे सवालात किए MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी से आपके सामने रखे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एक बड़े स्कैंडल की बात करेंगे जो उस वक्त स्कैंडल बन गया था कि 200 अरब रुपए से ज़्यादा अपने दोस्तों के और कंपनियों के माफ़ करवाए गए मौजूदा हुकूमत की जानिब से। हमने वो खबर ब्रेक की जिसके बाद वो ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला किया वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत को आज सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ मिला, जहां गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस केस में गैस कंपनीज की जानिब से दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत को वाजिबुल अदा तकरीबन 417 अरब रुपए अदा करने के अहकाम जारी किए गए। ये केस जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुन रहा था, जिसकी जानिब से आज तफसीली फैसला सुनाया गया। इस केस की सबसे अहम बात यह है कि गुज़श्ता साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से खामोशी से 417 अरब में से
208 अरब रुपए माफ करवाने का एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। और जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसकी खबर हमने बड़ी बात में ब्रेक की। फिर हुकूमत को जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला शदीद तनकीद के बाद वापस लेना पड़ा। पाकिस्तान में तवानाई के शुबे में काम करने वाले दर्जनों बड़े इदारों की जानिब से हुकूमत को वाजिबुल अदा खतीर रकम, अरबों रकम यक जुम्बिश कलम माफ कर दी गई है। KESC के तकरीबन 36 अरब रुपए हैं। इसी तरह जो फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं उनके तकरीबन 150 अरब से ज़्यादा जो है रुपए वो बनते हैं। इसी तरह दूसरी जो कंपनीज हैं, यानी उन्होंने हुकूमत को ये पैसे देने थे, उन्होंने हुकूमत को ये पैसे देने थे क्योंकि ये जो सरचार्ज था इसकी मद में इन्होंने आवाम से तो वसूल कर लिए। अच्छा। लेकिन हुकूमत को वो पैसे नहीं दिए। और कुछ कंपनीज ने ये कहा, जो सनतें थी उन्होंने ये कहा कि जी हम ये नहीं दे सकते या हमने ये तो वसूल ही नहीं की, और वो कानूनी चाराजोई में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी और मेरी जेबों से ये पैसे निकल चुके हैं लेकिन हुकूमती खजाने में जमा नहीं हुए, वाजिबुल अदा हैं। अब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उन्हें कहा है जी बस ठीक है ये आपके। जी बिल्कुल, आप आधी रकम दे दें और ताकि ये मामला खत्म हो जाए। तो असद उमर ने तकरीबन फरवरी में जब कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया तो उन्होंने अनाउंस किया कि जी हम ये रकम माफ करने जा रहे हैं जो 226 अरब रुपए बनते हैं। उस वक्त अहम हुकूमती मेंबरान की जानिब से इस फैसले का दिफा किया गया। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मामला अगर अदालत में चल रहा है, अगर वहां से पैसे मिलना जो है बड़ा मुश्किल है, इसलिए बेहतर ये है कि कुछ पैसे माफ कर दिए जाएं इन कंपनीज के, ताकि कुछ हासिल हो सके हुकूमत पाकिस्तान को। और इन अराकीन में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर सर फहरिस्त। कंपनी लिटिगेशन में स्टे ऑर्डर्स लेके चल रही है, हम आगे का रेट 1 रुपया भी रख दें तो स्टे ऑर्डर तो चल रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई नेट रिज़ल्ट नहीं है। और आप इमेजिन करें कि हम 10 साल ये केस लड़ते रहते हैं और 10 साल बाद कोर्ट कहता है हाँ जी आपने सही है लेवी लगाई, तो इतने पता नहीं कितने सैकड़ों 100 बिलियन इकट्ठे हो गए होंगे, उस वक्त कौन दे सकेगा। अब अगर हम ये सारी लिटिगेशन ख़त्म कर दें और आइंदा से 50% कर दें इस सेस का रेट, और उस 50% के अलावा हम ये 2 फर्टिलाइज़र वाले और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को ज़ीरो कर दें, तो हम तकरीबन 42 बिलियन सालाना इकट्ठा कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि पुराने सारे मामले क्लियर हों, हम चाहते हैं कि आइंदा लोगों को टैक्स रेट में कमी मिले और वो आगे चलें और उनकी प्राइसिंग और कंपेटिटिवनेस भी हो। इन्हीं मशवरों की बुनियाद पर यह फैसला किया गया, लेकिन फिर मीडिया की जानिब से मामला उठाने और इस इंकशाफ के बाद के JIDC की मद में बड़ी कंपनीज को किस तरह अरबों रुपयों का रिलीफ दिया गया, हुकूमत को सवालात का सामना करना पड़ा और ऑर्डिनेंस को रातों रात वापस ले लिया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात की तस्दीक कर दी कि हुकूमत का यह फैसला सरासर गलत था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तमाम कंपनीज को 24 अक़सात में इंस्टॉलमेंट में यह वाजिबुल अदा रकम हुकूमत को अदा करनी होगी। बात यह है कि इस फैसले पर बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफ किया, जिनके मुताबिक वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 6 माह में जो है वो कानून साजी करे और कानून साजी ना होने की सूरत में JIDC की मद में इकट्ठे होने वाले फंड जो हैं वो अवाम को वापस करे। आपको याद दिलाते चलें कि JIDC का इतलाक 2011 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ, जिसके तहत गैस कंपनी और बड़े सनतकारों से इजाफी टैक्स वसूल करने का आगाज किया गया ताकि बड़े मंसूबों जैसे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर काम किया जा सके। लेकिन फिर 2013 में पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत को पार्लियामेंट से मंजूरी तक इस टैक्स की वसूली से रोक दिया था। अहम सवाल यह उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत इस बात का एतराफ करेगी कि बड़ी कंपनियों के जिम्मे जो वाजिबुल अदा अरबों रुपए की रकम थी वो माफ करने का फैसला गलत था। और इससे भी बढ़कर अहम सवाल यह है कि क्या उन हुकूमती अराकीन जो कि इस फैसला साजी में शरीक थे उनका एहतसाब होगा जो निजी कंपनीज को फायदा पहुंचाने जा रहे थे और हुकूमती खजाने को अरबों रुपयों का नुकसान करवा रहे थे। इसी पर तफसीली बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाजुल हक मौजूद है। रियाज, एक और स्कैंडल जो हमने ब्रेक किया और आज सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर तफसीली फैसला आ गया, बड़ा एक अहम फैसला था और ऐसे वक्त में फैसला किया गया कि अरबों रुपयों का, मैं तो टीके का अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, हुकूमत को अवाम को लगाने जा रहे थे। क्या अब हुकूमत खुश है इस फैसले से या जो फैसला उन्होंने किया था उस पर उनको थोड़ी बहुत शर्मिंदगी भी है?
आदिल, अब तक जब से सुबह से डिसीजन आया है, हुकूमत को इसको तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए था। हुकूमती वज़रा की तरफ से ट्वीट्स आने चाहिए थे, कम से कम मिनिस्ट्री पेट्रोलियम नदीम बाबर, उमर अयूब वगैरह की तरफ से कुछ आना चाहिए था, लेकिन किसी तरफ से कोई जश्न या इस तरह की चीज़ नहीं। हालांकि जब जिन दिनों ये केस हमने मामला उठाया, ये सारा कुछ आया, तो तब ये कहा गया कि ये पैसे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है, लेकिन हमें इसका फ़ायदा तब होगा जब ये पैसे हमें मिल जाएँ। तो पता नहीं लिटिगेशन में हमें 10 साल बाद मिलते हैं, नदीम बाबर साहब ने कहा, या कब लगते हैं, बड़ा अरसा लगेगा। लेकिन आज जब ये पैसे बाकायदा तौर पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि 400 से ज़्यादा जो अरब रुपए हैं ये उनको मिल पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि वो जो स्टांस उन्होंने पिछले साल लिया था, नुक्ता नज़र ये था कि जी ये वेव किए जा रहे हैं क्योंकि ये मिलने के इम्कान नहीं है। अब चूँकि ऑर्डर हो गया तो उसी फैसले पर अगर ये खुशी मनाएंगे तो फिर ज़ाहिर है कि ये शर्मिंदगी का बाइस हो सकता है। अच्छा रियाज, इसमें बड़ा एक अहम नुक्ता जो है वो उस वक्त तो हमें ये बताया गया, मेरी भी 2-3 मिनिस्टर से जो बात हुई, क्योंकि बार हमने स्कैंडल भी ब्रेक किया, बार बार इस पे 2-3 प्रोग्राम किए कि जनाब ये पैसे तो हमें मिलने वाले नहीं है, अगर कोर्ट में ये मामला चला गया तो 10-10 साल और पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो वकला की मद में भी पैसे देने पड़ेंगे। तो उस वक्त तो ये कहा गया, लेकिन अब तो चूंकि फैसला आ गया है तो उनको ना सिर्फ शर्मिंदगी होगी बल्कि वो फैसला जिन वज़रा ने किया था उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी कुछ। अब आदिल, वज़रा के ख़िलाफ़ एक्शन की तरफ आते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि फर्टिलाइज़र कंपनीज जो हैं सबसे ज़्यादा 110 अरब रुपए उनके यहाँ वाजिबुल अदा हैं, जिनमें तकरीबन 63 अरब रुपए जो हैं वो फ़ौजी फर्टिलाइज़र देने हैं। फ़ौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम ने 22 अरब रुपए देने हैं, 19 अरब रुपए के करीब जो है वो एंग्रो ने देने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं कि जब जिन लोगों ने ये समरी कैबिनेट से अप्रूव करवाई, सारा कुछ किया, तो सबसे जो बड़ा नाम है वाज़े वो असद उमर साहब का आता है। वो समरी पे उनका नाम भी मौजूद है, और समरी कैसे 3 मिनिस्ट्री से बचा के, यानी लॉ मिनिस्ट्री और दूसरे उनसे बचा के फ़ौरन काबीना में पेश की गई। तो अगर उनके खिलाफ एक्शन होता है तो शायद मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनको तो दोबारा वजारत भी मिल गई है। इस वजह से खामोशी से इस फैसले को कबूल किया जा रहा है, और आगे देखते हैं ये पैसे कैसे मिलते हैं। दायरा किस्तों में मिलेंगे तो वक्त तो लगेगा, तो ये हुकूमत के लिए शायद बहुत बड़ी खुशी का सामान नहीं है। ठीक, रियाजुल हक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद कैम्ब्रिज के रिजल्ट्स की बात करेंगे। कल भी हमने और ए लेवल के जो नताइज जिस तरह से आए हैं, लाखों स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान में मुतासिर हुए हैं, उस पर तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना के बायस ए और ओ लेवल के इम्तिहानात के बाद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की जानिब से ग्रेडिंग सामने आने के बाद तलबा और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जानिब से शदीद तशवीश और शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। सरकारी सतह पर उसका भी नोटिस लिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर तालीम के बाद आज पंजाब के वज़ीर तालीम ने भी कैम्ब्रिज के नताइज का नोटिस लिया, जिन पर स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन की जानिब से गिला ये किया जा रहा है कि जो नताइज उन्हें दिए गए हैं वो गुज़श्ता इम्तिहानात के नताइज से बिल्कुल मुमासलत नहीं रखते, और माजी में अच्छे नताइज लेने वालों को भी कम ग्रेडिंग उनकी की गई है। मुराद राज की जानिब से यह बयान भी दिया गया कि कैम्ब्रिज ने स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी की है। हम इस मामले पर कैम्ब्रिज से नजरसानी की दरख्वास्त कर रहे हैं, और अगर इस दरख्वास्त पर कोई अमल ना हुआ तो हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हुकूमत स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है, लेकिन असल मामला यह है कि स्टूडेंट्स के लिए फौरी तौर पर यूनिवर्सिटीज में दाखिलों का मसला खड़ा है। ऐसे में हुकूमत फौरी तौर पर क्या कर सकती है, क्योंकि स्कॉटलैंड और लंदन में, इंग्लैंड में हुकूमतों की जानिब से तलबा को यह ऑप्शन दे दी गई है कि वो दोबारा इम्तिहानात दे सकते हैं जिस पर उन्हें कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी, या 2-3 और भी उन्हें ऑप्शंस दिए गए हैं। पाकिस्तान में पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा यह किया गया है कि मौजूदा नताइज को मनसूख किया जाए और बरतानिया या स्कॉटलैंड जैसा कोई हल निकाला जाए। क्या इस मामले पर कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, इस पर तफसीली बात करेंगे। अली मुइन नवाजिश हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अली, ये बताइए, ए ओ लेवल का मामला, हमने कल भी इस पर तफसीली एक सेगमेंट किया, लाखों स्टूडेंट्स सुना है कि मुतासर हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये क्या मामला है? क्या देखिए, मामला तो ये है कि जब कोरोना वायरस की वजह से इम्तिहानात नहीं हो सके तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा। ऑब्वियसली डिफरेंट ऑप्शन सामने थी, जिस तरह पाकिस्तान में एक ऑप्शन की कि पुराने मार्क्स को डबल कर दिया गया और यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया कि पिछले मार्क्स कंसिडर करें। तो ओ ए लेवल्स में उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि स्कूल्स जो हैं वो हर बच्चे का एक प्रेडिक्टेड ग्रेड भेजेंगे, और जो टीचर कहेगा कि अगर ये अभी इम्तिहान देता तो इसका ये ग्रेड है।
तो उन ग्रेड्स के ऊपर उन्होंने कहा कि हम एक स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। अच्छा। यानी हम उनको ऊपर नीचे इस हिसाब से करेंगे कि हमारे पिछले सालों के रिजल्ट्स के मुकाबले ताकि ये ना हो कि इस साल के रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हो। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसको प्रेडिक्टेड ग्रेड्स को मॉडरेट करके आगे सबमिट कर देंगे। तो इन प्रिंसिपल तो अच्छा आइडिया लगा, लेकिन जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई तो शायद मेरे ख्याल ये हो गया है कि ओवरऑल तो ग्राफ वही रखा गया, लेकिन कुछ बच्चों के साथ, बल्कि काफ़ी ज़्यादा के साथ, उनके 2 ग्रेड 3 ग्रेड कम हो गए। जिसका BC ग्रेड था वो फेल हो गया। और और काफ़ी सारे बच्चे जो फेल हुए वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हम पिछले किसी इम्तिहान में फेल नहीं हुए तो किसी भी इम्तिहान दिए बगैर हम इस वक्त फेल कैसे हो सकते हैं। तो बच्चों का फ्यूचर एट स्टेक लग गया, उनकी यूनिवर्सिटी एडमिशंस और बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें अली अब सॉल्यूशंस क्या है? शफकत महमूद ने भी नोटिस लिया, पंजाब के वज़ीर तालीम ने भी लिया, लेकिन मसला ये है जिस तरह आपने कहा कि एडमिशंस का टाइम है, तो अब तो कैम्ब्रिज से अगर ये राब्ता भी करें और रिवर्स भी करें, जिस तरह इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में वहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑप्शंस दे दिए गए, सॉल्यूशंस क्या है यहाँ पर? देखिए, पहले मैं ये बात एक्सपैंड कर दूँ जो आपने की कि जब स्कॉटलैंड के अंदर सबसे पहले रिजल्ट आया उन्होंने रिजल्ट्स अपग्रेड किए। इसी तरह इंग्लैंड में रिजल्ट से एक दिन पहले वहाँ एजुकेशन सेक्रेटरी ने बच्चों को ऑप्शन दे दी कि आपके लास्ट मॉक एग्जाम कंसिडर होगा। तो ये 2 मॉडल्स हमारे सामने हैं कि एक जगह मॉक एग्जाम्स या प्रेडिक्टेड एग्जाम्स को ऊपर ऑप्शन दी गई, और स्कॉटलैंड वाली ऑप्शन हमारे पास है जिसमें ग्रेड्स अपग्रेड किए गए। तो ऑब्वियसली जब दोनों गवर्नमेंट्स एक काम करी है, इसका मतलब है सिस्टम में कहीं ना कहीं तो फ्लॉ था, और जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं। अब सॉल्यूशंस में 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कैम्ब्रिज से बात करे, जो वो करने की कोशिश कर भी रहे हैं कि वी आर लुकिंग इनटू दिस। बट इन द मीन टाइम वो सबसे पहली अनाउंसमेंट ये होनी चाहिए कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशंस के लिए बच्चों का पिछला जो रिजल्ट है उसको कंसिडर कर लें, जिस पे एटलीस्ट पाकिस्तान के लेवल पे तो हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, जहाँ वास्ट मेजॉरिटी बच्चों ने जाना है। जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ ये जो अपग्रेडिंग का मसला है, कैम्ब्रिज से डेटा मंगवाया जाए कि भाई अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को फैसिलिटेट कैसे किया जा सकता है, उनके फ्यूचर को कैसे बचाया जा सकता है। और जो थर्ड सोल्यूशन है वो ये भी हो सकता है कि चले ठीक है, अगर कैम्ब्रिज नहीं मानती कि अपग्रेड, क्योंकि पूरी दुनिया में उन्हें करना पड़ेगा और उनको अपना स्टेटिस्टिक सेम रखना है, कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एग्जाम दोबारा देने की ऑप्शन होनी चाहिए, जिस तरह यूके में हुआ। तो इस तरह एक तो यूनिवर्सिटीज से बात करके नंबर 1 ये होना चाहिए, 2 ऑब्वियसली कैम्ब्रिज से डायलॉग ओपन रखें, और 3 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट फाइनेंशियल बर्डन अपील और उसके साथ साथ रीटेक की ऑप्शन मिलनी चाहिए। ठीक है अली, लास्टली एक इम्पॉर्टेंट सजेशन जो सोल्यूशन आपने दी कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को तो कम से कम ऐसा करना चाहिए। इस पर कैम्ब्रिज से तो कोई रिजर्वेशन या कंसर्न नहीं आ सकते बाद में? कैम्ब्रिज का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन करना है, और यूनिवर्सिटी ये है कि अगर किसी बच्चे का AS यानी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा है वो उसको कंसिडर कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रेडिक्टेड ग्रेड्स थे, एग्जाम नहीं हुआ। और इसमें एक अनफेयरनेस ये थी कि आपका चूंकि पास्ट रिकॉर्ड देखा जा रहा है, अब एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया तो उसके अंदर डिफरेंट मेट्रिक्स, जिस तरह कोई एंट्री टेस्ट या इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, ताकि इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए मिटिगेट किया जाए। क्योंकि गोल इस वक्त बच्चों की मदद करना, इस वबा में, एक क्राइसिस सिचुएशन में ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए हम उनकी ज़िंदगी आसान बनाएं एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा मुश्किल बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट अली मुइन नवाज, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।